हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने नीट रिलेटेड मोटिवेशन के बारे में बात किया था। लेकिन अब बात आती है कि हम रिवीजन कैसे करें, बिकॉज रिवीजन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमें नीट एग्ज़ाम को या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हम किस तरह से रिवीजन करें वो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जो भी मैंने स्ट्रेटजीज़ अप्लाई किए, जो भी मैंने सोर्सेज मैंने ढूंढे थे, सो दैट मैं अपने जो भी रिवीजन प्रोसेस है उसको एक अच्छी तरह से, प्लस मैं उसको कैसे इजी बना सकूँ, उसको कैसे मैं इंटरेस्टिंग बना सकूँ कि मुझे उस चीज़ में डिफ़िकल्टी ना हो, प्लस मुझे बोर भी ना हो। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है और इतने सारे सिलेबस को इतना मोनोटोनसली पढ़ना, एक ही फ्लो में पढ़ते रहना, सिर्फ पढ़ते रहना बैठ के, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वैसे लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इट्स बीन 10:30 PM एंड आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। हमारा जो नीट एग्ज़ाम जो होता है ना, उसको हमें अच्छे से क्लियर करने के लिए ना हमें कहीं ना कहीं इन तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस लेकर चलना पड़ता है, ताकि अगर हमारा कोई दो सब्जेक्ट अगर अच्छा है और अगर थर्ड सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, तो हम उस दो सब्जेक्ट को मैनेज करके प्लस उस थर्ड सब्जेक्ट में थोड़ा सा काम करके उसको और अच्छा बनाकर हम एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फिज़िक्स सब्जेक्ट की, जो कि हमें सबसे मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स को ये सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। इसको डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज इसका कई बार हमें या तो चैप्टर हमें समझ नहीं आता, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता सही से, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं और क्वेश्चन अगर बनते नहीं है तो वहाँ से हमें लगता है ये फिज़िक्स तो डिफ़िकल्ट है करके। रिवीजन में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम रिवीजन करने जा रहे हैं ना, तो रिवीजन में हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कूदना है। ना फिज़िक्स में, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम PYQs उठाकर देख सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत चैप्टर का आइडिया है तो हम क्वेश्चंस उठाकर देख सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड टॉपिक वाइज हम उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा टाइम देना है। हमें तीनों ही सब्जेक्ट में ये करना है कि पहले हमें चैप्टर का प्रॉपर रिविजन करना है। अब चैप्टर का प्रॉपर रिविजन कहाँ से करें, तो हमने साल भर में जो भी पढ़ाई की होती है हमने उस पर प्रॉपर नोट्स बनाए होते हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि आप उसी नोट्स को प्रेफर करो, बिकॉज हम जो चीज़ साल भर देखते आ रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। और एक बार वो हमारे माइंड में बैठ जाती है ना, तो फिर एग्ज़ाम में एग्जैक्टली वो पेज दिखता है हमें। जैसे मैं बायो का कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और मुझे उसका आंसर एकदम से याद है, तो डायग्राम हो गया बायो का, तो डायग्राम मुझे उस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे मतलब एग्जैक्टली वही डायग्राम मुझे याद आता था। तो वो ऐसा क्यों होता था, बिकॉज मैंने बार बार उसी चीज़ को देखा है, पढ़ा है, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज किया। वहाँ पे ना फिर एग्ज़ाम टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहाँ पे अपना मोस्ट ऑफ दी मेहनत आपको बार बार उसी चीज़ का रिविजन करके मिल जाता है। आपको डायरेक्टली वही लाइन, वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद आती है। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम ना इसमें फॉर्मूला शीट बना कर ही चलते हैं। मतलब फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारा मार्क्ड रहता है, या फिर जैसे कि मैंने एक फ़िज़िक्स का वीडियो अपलोड किया था, फिज़िक्स की स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियो। मैंने आपको कहा था कि एक पेज ऐसे लीव करने के लिए, ताकि उसमें आप जल्दी जल्दी फॉर्मूले जो भी है रेंडमली जो कि आपको समझ आए, तो उस तरीके से आप उसको नोट डाउन करके, ताकि फ्यूचर रिविजन के लिए वो आपको हेल्पफुल हो। जैसे टेस्ट के पहले जस्ट आपको रिवाइज करना है, तो उस चीज़ में वो आपको बेनिफिट करे। तो वो अब क्या करना है ना, ये चैप्टर तो हमने रिवाइज़ किया, चैप्टर तो हम एक एक करके रिवाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो चैप्टर होते जा रहे हैं, अब हमें उन चैप्टर्स का रिविज़न हो सके तो बार बार करना है। मतलब रोज़ जो चैप्टर हो जा रहा है, तो रोज़ कोशिश करना है कि जो चैप्टर हो जा रहे हैं उनको भी करना है, प्लस न्यू चैप्टर्स हम रिवाइज़ कर रहे हैं। और जो फॉर्मूले शीट्स है ना, वो रोज़ आप देखना है, बिकॉज फिज़िक्स में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले लगा के बन जाते हैं। तो कोशिश करना है कि फॉर्मूलेज हमें ऑन द टिप्स याद हों। हो सके तो फॉर्मूले को बार बार लिख कर देखो, बट वो ऑन द टिप्स होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी जल्दी बनेंगे। प्लस हम टेस्ट भी देते हैं, तो टेस्ट देखो, टेस्ट देंगे ना तो फिर उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी निकलेंगी। क्योंकि मेरे साथ बहुत होता था कि फ़िज़िक्स का जो सेक्शन है ना, मैंने बहुत गलतियाँ उसमें थी। मतलब जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती थी ना, फ़िज़िक्स में ही होती थी। और फिज़िक्स में होती थी तो मैं मतलब उस समय लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए, थोड़ा सा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं करके। तो उस चीज़ को ना मैं ओवरकम करने के लिए मैं क्या करती थी कि मैं घर जाके फिर उसका सॉल्यूशन देखती थी। पता चलता था
कि मैं बार बार बहुत छोटी सी मिस्टेक्स कर रही हूँ, और इस छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से मुझे मेरा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कि उस मिस्टेक को मैंने पकड़ा और उसी समय उसको सॉल्यूशन उसका देख लिया, तो इससे क्या हुआ कि मेरे जो फ्यूचर में जो क्वेश्चन गलत हो सकता था इतनी छोटी सी मिस्टेक के कारण, तो वो वहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया। प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी वहाँ बढ़ गया कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं ये क्वेश्चन गलत नहीं करूँगी। तो वहाँ से मेरी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई। में क्या होता है ना कि रिविज़न के लिए हम काफ़ी मतलब खुद से काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती, हमें वीडियोज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो या तो आप पूरे चैप्टर का अगर रिविज़न करना चाहें, आपको पूरे चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए, कई लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हो सकता है उनके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो यूट्यूब पे या तो हम पूरा चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं जब रिफ़र करती थी वीडियोज़ के लिए, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स मुझे नहीं अच्छे से समझ आते थे, या फिर मेरे को लगता है मैं भूल गई हूँ इस चैप्टर का बहुत सारी चीज़ें। एंड अब ऐसा है कि कोई टीचर पढ़ा दे इसको, ताकि मेरे को सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। वहाँ पे ना अलग सर का एक यकीन बैच का उनके पास उन्होंने चैप्टर के वीडियोज़ बनाए हुए थे यूट्यूब पे। मतलब वो काफ़ी लंबे वीडियोज़ थे, तो कहते थे कि जहाँ जहाँ मुझे समझ आ जाता है, तो जहाँ मेरे को मतलब एकदम अच्छे से क्लियर है कंसेप्ट, तो वहाँ पे मैं उसको स्पीड बढ़ा के 2x पे देख लेती थी, या फिर जो भी स्पीड मेरे को मैच हो रही जिसमें मुझे समझ आ रहा है और मेरा टाइम भी एक तरीके से सेव हो जा रहा है, तो मैं उस तरीके से उसको देखती थी। मेरा वहाँ पे चैप्टर भी ख़त्म हो जाता था, और वहाँ पे क्योंकि सर क्वेश्चंस भी करा देते थे, मोस्टली उसमें PYQs भी कराए देते थे, तो मैं PYQs भी कर लेती थी। बाकी जो कई सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ नोट्स देखने की ज़रूरत होती है, एंड आप नोट्स देखकर सारी चीज़ें समझ जाते हो, तो वहाँ पे आप नोट्स को रिफर्स कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए, बिकॉज नीट में हमें एग्जाम में जाकर वहाँ पे क्वेश्चंस ही करने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक समझ नहीं आते, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, वो टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि आजकल टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, टॉपिक्स के भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब। मैंने ना फिर एक और वीडियो सर्च की थी, मतलब उस टाइम मैं एलन के टेस्ट सीरीज़ भी देखती थी। एक तो मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग के टेस्ट देती थी, प्लस मैं ऑनलाइन भी एलन के टेस्ट देती थी। हालांकि मुझे इतना टाइम तो नहीं मिल पाता था कि मैं ऑनलाइन भी दे पाऊँ, ऑफलाइन भी दे पाऊँ, तो मैं ऑफलाइन जो देती थी मैं वही मोस्टली देती थी, क्योंकि एक हफ्ते में हमारे लगभग 3 टेस्ट हो ही जाया करते थे। इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं ऑनलाइन टेस्ट दे पाऊँ। मेरे काफ़ी सारे टेस्ट छूट कि उन्होंने एक 75 डेज़ हार्ड चैलेंज करके एक उन्होंने कोर्स वहाँ पे ऑनलाइन चलाया था। जितना भी सिलेबस है उन्होंने उसका प्रॉपर रिवीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उन्होंने वहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं उन्होंने समराइज़ करके वहाँ पर उसका रिवीजन कराया था। तो एक दिन में अगर 2-3 वीडियोस अगर देख पाऊँ, 3 घंटे की वीडियोस होती थी, 2 से 3 घंटे की वीडियोस, और उसमें उन्होंने एक ही दिन में बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों ही उसमें सब्जेक्ट कराया। वो बहुत अच्छा उसमें क्वेश्चंस उन्होंने कराया, मतलब कुछ प्लस एक और उसी चैनल पे एलन नीट नाम से ये चैनल है, तो उसमें 10 का दम करके एक और सीरीज़ उन्होंने फ़िज़िक्स के लिए ही निकाली थी, जिसमें पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स के जो टॉपिक्स थे वो पहले समझाते थे। PYQs भी वहाँ पे वो करा ही देते थे। तो सिंपल सा फंडा है, पहले चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करना है, या तो नोट से करना है, या फिर आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी लिख कर करना है। अब कोई सा भी वीडियो देख रहे हो रैंडम, उसको लेकर नहीं बैठना है, कॉपी लेना है। आप रफ में भी लिख रहे हो तो भी उसको लिख कर अटेंड करना है, बिकॉज लिख कर जब हम याद करते हैं ना तो वो हमारी हैंड मेमोरी में होती है, प्लस हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर हम सिर्फ देखने लगेंगे तो हमारा माइंड में सिर्फ फ्लो हो जाएगा, एंड एक बार अगर लिखते हैं ना तो लिखने में हमारा वहाँ पे कंसंट्रेशन चला जाता है, वहाँ से हमारे माइंड में ज़्यादा चीज़ें बैठती है और ज़्यादा याद होता है हमें। यार ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस कर लो, इट विल बी अ बेनिफिट ओनली फॉर यू। और मिस्टेक्स देख कर जानी है, स्पेशली फ़िज़िक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी चैप्टर का रिविज़न कर रहे हो उसमें जो भी रिविज़न करते करते, मतलब एक तो चैप्टर रिविज़न किया, फॉर्मूलाज पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए, तो जो आपके पुराने क्वेश्चन जो पहले टेस्ट में आपने गलत कर रखे हैं ना, उसको ज़रूर से आपको वहाँ पे उसको ठीक कर लेना है वहाँ से, क्योंकि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये चैप्टर का तो ये क्वेश्चन का मैंने ये गलती की थी, तो ये मेरा सुधर गया। उस टाइम से वहीं पे ही वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, एंड आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब जैसे बायो की बात करूँ, तो बायो में ना हम सबको पता है कि यार NCERT इज़ द मस्ट। NCERT तो मतलब भगवान है, ये इसी को पढ़ना है अच्छे से। लेकिन पहले नोट्स को पढ़ना है, फिर NCERT पढ़नी है। फिर आप NCERT पढ़ोगे ना, आपको कोई ना कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि NCERT में बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप करके दिया गया, मतलब काफ़ी शॉर्ट करके दिया गया है। तो उस चीज़ का मतलब ना
कभी कभी देर से समझ आता है हमें, और उसी पे क्वेश्चंस कई बार होते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ हम मिस कर जाते हैं ना। तो पहले नोट्स का भी इंपॉर्टेंस है इसमें, पहले नोट्स करना है फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। सिंथेसिस हो गया तो उसमें क्रेब्स साइकिल हो गया ना, तो ग्लाइकोलिसिस हो गया तो उसमें ग्लाइकोलिसिस का वो चार्ट है। तो उसमें क्या करना है कि हमें ना लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करना है लेक्चर के साथ, मतलब किसी यूट्यूब लेक्चर दोबारा लगाया, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर लगाया, उसके साथ आपने उसको बना लिया, फिर एक बार आपने खुद से उसको ट्राई किया। तो क्योंकि वहाँ पे ना वो क्वेश्चन जो होता है ना, वहाँ पे आपको एटीपी पूछ लेगा या फिर कोई कंपोनेंट पूछ लेगा बीच से, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कुछ भी उठा के पूछ लेगा। तो वहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस चीज़ का रिस्क ही क्यों ले। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा साइकिल नहीं है। आप तो मतलब एमबीबीएस आओगे ना तो फिर बायोकेम में इतने सारे साइकिल आपको पढ़ने रहते हैं, उसमें तो फिर भी नीट में कम ही साइकिल दिए हुए हैं, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि वो चीज़ माइंड में आपकी अच्छे से बैठ जाए एंड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। मैं ट्रिक्स के लिए रितु रत्तेवाल मैम की वीडियो देखती थी, मतलब उसमें उन्होंने जो हमारा सोलेनेसी फैमिली है, खैर ये फैमिलीज तो हट गई थी, लेकिन काफ़ी सारी हमारी जो नॉलेज है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच में दी हुई है। सोलेनेसी, लिलियसी और भी एक फैमिली थी जो हट गई थी, तो उसके ऊपर दी हुई है, तो वो एक बार जाकर देख लेना। एक हमने बैक्टीरिया के ऊपर भी एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, तो उस पर भी मैम की एक वीडियो है, उसमें भी बहुत फ़नी उन्होंने ट्रिक्स बताए हुए हैं। तो उसमें मैम ने साइकिल की भी ट्रिक्स बता रखी है। ह्यूमन फिजियो के लिए ना, मतलब सीप मैम की जो वीडियोस है उसमें उन्होंने 3D में उन्होंने दिखाया हुआ है, कोई चीज़ 3D में देखते ना, मतलब यही चीज़ का डिफरेंस होता है। जैसे इसमें हम एनएट पढ़ते हैं, तो एनएट पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उसको बुक से नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को देख रहे होते हैं। सेशन हॉल में जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं 3D में। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में वो रिटेंशन उस चीज़ का रहता है। तो सीप मैम की भी वीडियोज़ में उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सारे ही चैप्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। उनके प्रॉपर नोट्स भी है, अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं, अभी भी 1 से 2 महीने का लगभग टाइम है, आप मतलब उनकी टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। होता है ना कि टेस्ट के पहले हमें मतलब पढ़ना है लेकिन हमारे पास नोट्स ही नहीं है, एनसीईआरटी एकदम से डायरेक्टली कैसे पढ़ लेंगे करके। तो उसमें मैं क्या करती थी कि मैम के नोट्स उठा लिए और उसको जस्ट एक बार रिविजन मार दिया ऊपर ऊपर से। तो उससे क्या होता था कि मेरे को इतना सारा एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरी मिक्स मिक्स से चीज़ें दी हुई है, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज सी हो जाती थी। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब जल्दी उस चीज़ को करने के लिए सी मैम के मैं नोट्स देख लेती थी टेस्ट के पहले, जिन भी चैप्टर्स का नहीं हुआ। उसमें जो डेट्स हैं, कुछ डेट्स होते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का, जैसे उसमें 1972 आई थिंक समथिंग कुछ डेट दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे डेट्स दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट से। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को भी याद करना है, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं उनको अच्छे से याद करना है। फिर PYQs हर 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 सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है PYQ, मतलब PYQ के बिना तो काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। अब एग्जामिनर भी तो सोचेगा ना यार कितने नए क्वेश्चन बनाएगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही। तो PYQ का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि सीप मैम का आप नोट्स दे सकते हो, उनके वीडियोस दे सकते हो, क्योंकि मैम ने मतलब लास्ट में वन शॉट में काफ़ी सारे चैप्टर एक साथ भी कराए हुए हैं, जिससे कि अगर आपका नहीं भी है ना कोई बायो कंप्लीट, तो भी मैं बता रही हूँ 1 से 1.5 महीना जो है ना, आप मैम के जो भी क्वेश्चंस मैम कराती है, लेक्चर्स हैं, वो देखेंगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये मैं फॉलो करती थी। बाकी अगर आपके कोई फेवरेट टीचर हो, अगर कोई टीचर कोई और टीचर अच्छे लगते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बट मैं ये बता रही हूँ कि जैसे सिलेबस इतना रहता है तो हम वीडियोस देखकर थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाकर उसको पढ़ सकते हैं। अगर PYQ उसके अलावा भी थोड़ा कुछ कश क्वेश्चन आप करना चाहें, वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन अब तक इतने अवेलेबल हो जाते हैं कि हमें और नीड नहीं पड़ती, लेकिन अगर थोड़ा मन करे कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व भी करना है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक नीट प्रैप करके एक वेबसाइट होती है, प्रेजेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस पर क्वेश्चंस भी हैं, आप इससे जाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 75 डेज हार्ड चैलेंज का मैंने आपको बताया था, या फिर एलन नीट करके जो चैनल था, जो बायो से रिलेटेड होती थी, मैं वो ज़्यादा नहीं देखती थी। मेरी जो सीप मैम के साथ जो ट्यूनिंग थी ना वो बैठ चुकी थी, तो उस समय मैं टीचर भी चेंज नहीं करना चाहती थी। जैसे सब्जेक्ट की बात आती है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में यार फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसी के अंदर 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री ना मतलब थोड़ा सिंपल सा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन मतलब थोड़ा सा फिजिक्स जैसा है, लेकिन फिजिक्स में हमें कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं कि इस क्वेश्चन में ये इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है।
लेकिन फिज़िकल केमिस्ट्री में वो चीज़ कई हद तक सॉल्व हो जाती है और हम मोस्टली फॉर्मूले याद करके, मतलब ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो वहाँ पे वो क्वेश्चन बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ वहाँ वहाँ पे हमारी सॉल्व हो जाती है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूला शीट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे मोल कंसेप्ट हो गया तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट सी, जो हमें याद ही होनी चाहिए। कंसेप्ट का जो फॉर्मूला शीट है ना, वो मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं शेयर कर दूँगी, कि टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। उसमें नीट के कुछ फॉर्मूलाज नोट्स हैं। बहुत सारे बच्चों को ये फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िक्स जैसा लगता है, हार्ड भी लगता है। तो इसमें मैं बता रही हूँ कि मैंने इसका जो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज का जो वीडियोस था ना, उसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब उसमें आपको बहुत अच्छे से तरीके से समरी फॉर्म में अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये एल एन नीट का जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया, तो वैसे इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें ये लोग ऑनलाइन मतलब 10 क्वेश्चन का PDF ये लोग शेयर करते थे। तो मतलब वो नीट 2024 की बात बता रही हूँ, स्टिल अभी भी शायद उसका PDF वहाँ पे होगा, तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। सकता आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं नहीं बोलूँगी कि इधर उधर से लेक्चर्स देखो अभी इस पॉइंट पे। आपके पास जो भी आपके टीचर ने जो भी नोट्स अच्छे से प्रोवाइड किए हैं, तो आप वही नोट्स पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए और NCERT उसकी ज़रूर सॉल्व करना है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं 12th में ना मैंने पूरी NCERT पूरी हाईलाइट कर डाली थी उसको। मतलब जो भी उसके बैक एक्सरसाइज थे वो सारे मैंने कर रखे थे। तो ऑलरेडी मेरे पास ये था कि NCERT में ये चीज़ यहाँ लिखी है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। पीछे जो क्वेश्चंस थे मैंने वही सॉल्व कर लिए थे। कुछ उसमें एक फॉर्मूला, मतलब एक रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद फिर कुछ प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद वो वही जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड रिएक्शन में बांट लिया, फिर वो चेन रिएक्शन एक तरह से बन जाती है। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी वो थोड़ा सा ना आप NCERT से देख लो, क्योंकि वहाँ पे अगर वो चीज़ आपने कर ली ना तो काफ़ी सारे रिएक्शंस एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। मेरे साथ भी होता था कि मैं पीछे क्वेश्चन सॉल्व करने गई लेकिन मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती थी, मैं उसका आंसर नेट से निकाल लेती थी। एंड फिर वहाँ पे मैं देखती थी कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करने कि इसमें ये रिएक्शन हो रहा है, इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है। वहाँ पे एक तरीके से मेरे को जनरल वहाँ पे इन्फो मिल जाता था, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वहाँ से हो जाती थी। PYQs इसमें मस्ट है, PYQs यहाँ पे ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगेन मैं बोलूँगी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर आता है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें NCERT प्रेफर करते हैं मोस्टली। इतना तो नोट्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उस नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। बट जैसे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सिर्फ याद नहीं होती एकदम से, तो मैं प्रेफर करती थी अर्ली मॉर्निंग स्टडी। उस टाइम ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है। अब रात को इतना होता क्या है कि हम सारे दिन की थकान लेकर फिर रात को पढ़ने बैठे हैं, तो वैसे भी मन नहीं होता, सोने का मन होता रहता है, भी पढ़ते हैं ना तो फिर वो माइंड में अच्छे से चले जाते हैं। तो वहाँ पर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेती थी। कुछ फिजिक्स का ऐसा टॉपिक हो गया जो नहीं याद हो रहा है, या फिर बायो में कुछ ऐसे डेट्स या फिर कुछ कुछ वहाँ पे कंसेप्ट होते हैं ना जो याद नहीं हो पाते, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ कर लेती थी। यहाँ पे भी 75 हार्ड डेज चैलेंज मैंने किया था, और वहाँ पे LN नीट के अंदर ही ये जो चैनल है यूट्यूब पे, इसी के अंदर इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ है ना बोर्ड में प्रैक्टिकल में जो रिएक्शंस, उसमें सॉल्ट एनालिसिस वगैरह कुछ कुछ रहता है उसमें, अभी तो एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे ये सारे रिएक्शंस होते हैं जो प्रैक्टिकल में होते हैं, उसका भी सिलेबस इंक्लूड किया जाता है ना नीट के अंदर। तो LN नीट के अंदर ये भी उन्होंने एक सेपरेट वीडियो उसका बना रखा है, तो मैंने उस टाइम इसी से सारी वीडियोस देखी हुई थी। करना है कि सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए। अगर सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है तो कोशिश करो, मतलब एटलीस्ट मिड मार्च तक तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना हमें रिवीजन पे ही लगाना है। और रिवीजन पे लगाना है तो उसको टाइम को हमें ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि हमारा मेजर टॉपिक हो भी जाए, प्लस अगर मतलब हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कि कई बार लगता है ना हम पढ़ते जा रहे हैं और बोर लग जा रहा है, तो ऐसे पढ़ना है कि जैसे फिज़िक्स पहले पढ़ लिया जब पढ़ने का मन हो रहा है, जब बिल्कुल एकदम फ्रेश है हम, तो सुबह जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर फिज़िक्स पढ़ लिया, या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ लिया जिनको बाद में पढ़ने का मन नहीं करता तो वो पढ़ लिया। फिर लास्ट में जैसे बोर लग रहा है तो फिर कोई हमने बायो का ही कोई चैप्टर उठाकर पढ़ लिया, या फिर
मैं क्या करती थी, मुझे बोर लगता था ना, तो मुझे सीप मैम की वीडियोस से पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी वीडियोस मैं उठाती थी और वहीं से जो भी चैप्टर मुझे पसंद है तो मैं वहाँ से वो पढ़ लेती थी। लेट्स से मुझे कोई जेनेटिक्स का कोई चैप्टर पसंद है तो मैं वहाँ से मैम की वीडियोस या फिर क्वेश्चंस की वीडियोस उठाकर देख लेती थी। अनअकैडमी पे भी वो फ्री जो लेक्चर्स होते थे ना, तो वहाँ पे वो फ्री क्वेश्चंस भी कराती है। मज़ा आता था वो क्वेश्चंस करने में। वहाँ से मेरी बोरियत भी दूर हो जाती थी, फिर मैं बाद पे और भी पढ़ लेती थी, तो वहाँ से मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता था। और पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है नीट में, क्योंकि मैंने बताया कि कई सारे मतलब एग्जामिनर इतना भी कुछ खास मेहनत नहीं करता है न्यू क्वेश्चंस बनाने के लिए, काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चन रिपीट कर देता है। हो सकता है कि पुराने कई सारे क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दे। तो ये हो सकता है कि 2-3 रिएक्शंस केमिस्ट्री की हों, अलग अलग क्वेश्चन में पीवाईक्यू में आए हुए हैं, लेकिन हो सकता है वो इसी साल उसी सेम रिएक्शन को वो एक ही रिएक्शन में कन्वर्ट करके दे दे। तो ये चीज़ मतलब लास्ट टाइम क्योंकि ये हुई थी, जो मेन टेस्ट होता है, जो नीट जैसा हमारा जो टेस्ट होता है 3 घंटे का प्रॉपर, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट होते हैं, एटलीस्ट अभी हफ्ते में एक बार लगाओ, बाद में जब अप्रैल का महीना है तो हो सकता है कि 2 बार लगाओ, मतलब एज़ पर योर कैपेबिलिटी आप जितना लगा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन यू, उतना आप लगा लो। बिकॉज हमारे जो नीट में जो स्किल्स आते हैं ना, वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, रीडिंग स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड और मेमोरी रिटेंशन की है। मतलब इतनी सारी ये 4-5 चीज़ों को हमें मेंटेन करते हुए हमें पूरा नीट का एग्ज़ाम देना है। तो उसी 3 घंटे में हमें पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसमें प्रॉपर टाइम मैनेज करके टाइम निकालना है सारे क्वेश्चंस के लिए। बस उसी टाइम में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी रखनी है कि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, प्लस हमारी मेमोरी रिटेंशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन कई सारे देखते ही हमें याद आ जाए बायो के, जस्ट हम टिक लगाएं और आगे बढ़ जाए। उसी में हमारी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिस क्वेश्चन को हम टिक लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन वहाँ पे हम डाउट कर रहे हैं, वहाँ पे गलत हो रहा है, नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब एक डर भी होता है एग्ज़ाम का। वो डर एग्ज़ाम का जो होता है ना, जैसे प्रैक्टिस से ही जाता है, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप प्रॉपर टेस्ट देंगे। नो मैटर आपका अभी कितना सिलेबस हुआ है, मतलब सिलेबस करो लेकिन साथ में टेस्ट भी लगाना ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हम तो हमारी तो हमारी मिस्टेक्स वहाँ पे पकड़ नहीं आएंगी। तो हमारी जो सिलेबस है, हमारी जो एक्यूरेसी है, स्पीड है, उन सबको ट्रैक करने के लिए भी टेस्ट जरूर, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से डरो मत कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इट्स जस्ट कि आपकी आपकी जो भी कमी है या फिर आपकी जो भी मिस्टेक हो रही है, आप उसको वहाँ पे पकड़ सकें और वहाँ पे ही उसको क्लियर कर सकें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें सब पता नहीं चलता, लेकिन जब हम एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम वही सिनेरियो नीट का यहाँ पर लाकर 3 घंटे में ही बैठकर प्रॉपर टाइम मैनेज करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे वो चीज़ समझ आती है कि सिंगल सिंगल जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी अगर है ना, तब तो बहुत ईजिली हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम लेकर कर रहे थे, हमें रियलाइज़ नहीं होती कि इस पर इतना टाइम ही देना है। लेकिन जब हम प्रॉपर वहाँ पे 3 घंटे टेस्ट लगाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे हमें एक्चुअल हमारी जो प्रिपरेशन है ना, वो वहाँ पे हम ट्रैक कर पाते हैं। टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल तो टेलीग्राम पे कितने सारे नोट्स मिल जाते हैं। मतलब मैं टेलीग्राम से ही फॉर्मूले शीट्स वगैरह भी डाउनलोड कर लेती थी। टेलीग्राम बहुत अच्छी चीज़ है, जाकर डाउनलोड कर लो नोट्स अगर नहीं है प्रॉपर तो। बाकी यही प्रेफर करूँगी कि जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उसी को बार बार से रिवाइज़ करें, ताकि नीट में ना जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करने जाए ना, तो वहाँ पे वो चीज़ आपके माइंड में डायरेक्टली आ जाए, फिर वहाँ पे आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। बाकी और भी कुछ डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट डाउन हियर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। एंड और भी अगर कोई आपके पास सजेशन है तो उसको भी कमेंट डाउन कर सकते हो। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। इसके आगे मैं जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है, जो मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी, और स्ट्रेटेजीज आप क्या लगा सकते हैं, तो उसको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, पढ़ाई करो अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।